मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 विषय विज्ञान में चैप्टर नंबर 10 जीवों में श्वसन, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। कक्षा में पढ़ते समय हमने इसके कुछ पॉइंट्स को पढ़ लिया था, जैसे कि श्वसन क्या होता है। इसके साथ हमने एक क्रियाकलाप किया था जिसमें हमने देखा था कि हम जब ज़्यादा तेज़ी गति से कोई काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं या अधिक परिश्रम वाला काम करते हैं, तो उस कंडीशन में उस समय हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो तेज हो जाती है। जब हम सामान्य रूप से काम कर रहे होते हैं, नॉर्मली वर्क करते हैं, तो उस समय हमारी जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसकी गति भी धीमी हो जाती है। आज हम इसके आगे की कुछ घटनाओं का वर्णन करेंगे। हमने देखा होगा कि जब हम सीधे बैठ कर के और गहरी श्वास को लेते हैं तो हमारी जो पसलियां हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, वो आगे की ओर यानी कि ऊपर की ओर फूल जाते हैं। इस घटना को हम अंतःश्वसन कहते हैं, यानी कि हम अपने अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर वायु को भर रहे हैं। इसके पश्चात जब हम एक बार पूरी तरह से अपने शरीर के अंदर हवा को भर लेते हैं तो उसे बाहर की ओर छोड़ते हैं। जब हम इसे बाहर की ओर, इस वायु को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो इस घटना को हम उच्छ्वसन कहते हैं। ये एक ऐसा प्रक्रम है जो लगातार चलता रहता है, यानी कि हम जब तक जीवित रहते हैं उस समय तक ये होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। यानी कि हम यदि 1 मिनट में हम औसतन 15 से 18 बार हम सांस लेते हैं, यानी कि एक बार सांस लेते हैं, एक बार सांस छोड़ते हैं, वो पूरा जो दर है 1 मिनट में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उसको हम श्वसन दर कहते हैं। हम अपने घरों पर बैठकर भी 1 मिनट के अंदर होने वाले हमारी श्वसन दरों की गणना कर सकते हैं। हम पाते हैं कि यह औसतन लगभग 13 से 18 के बीच में हमें प्राप्त हो जाता है। सारणी 10.1 में हमें बहुत सारी स्थितियों में अपने परिवारजनों का या फिर अपने फ्रेंड्स का, अपने मित्रों का हमें श्वसन दर को नापना है। हमें ये देखना है कि नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य अवस्था में वो किस प्रकार से अपनी श्वसन को बढ़ाते हैं, कितनी बार वो श्वसन करते हैं, 10 मिनट तेज चलने के बाद कितनी श्वसन दर उनकी रहती है, और 100 मीटर दौड़ने के बाद और विश्राम की अवस्था में वो कितनी बार अपना श्वसन करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जब हम कोई शारीरिक परिश्रम करते हैं, जैसे कि खेलते हैं, कूदते हैं या काम करते हैं, तो उसके बाद हमें बहुत भूख लगती है। भूख लगना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि हम लोग उस काम को करते समय अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो ऊर्जा है, उसे हम वेस्ट करते हैं, नष्ट करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर उस ऊर्जा की कमी हो जाती है। इस कमी को पुनः प्राप्त करने के लिए, एनर्जी को पुनः उपयोग में लेने के लिए हमें भोजन करना पड़ता है। इसीलिए हम जब भी कोई शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं, दौड़ते, भागते या शरीर से होने वाले कामों को करते हैं, तो उसके तुरंत बाद हमें भूख लगती है। अब आप देखेंगे हम सांस कैसे लेते हैं, हम श्वास को किस प्रकार से लेते हैं। चित्र के अनुसार हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे ऊपर हमारी नासा गुहा है। नासा गुहा का मतलब नेज़ल कैविटी। हमारी जो नाक है उसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं जिसकी सहायता से हम बाहर की श्वास को अंदर ग्रहण करते हैं। वैसे तो हमारे मुंह के द्वारा भी हम सांस लेते हैं, लेकिन दोनों सांसों में थोड़ा सा अंतर होता है। मुंह के द्वारा जो हम सांस लेते हैं वो फिल्टर्ड नहीं होती, यानी कि वो स्वच्छ नहीं होती। तो वायु के अंदर मिले हुए धूल के कण या अवांछित तत्व भी हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए अच्छा यही होता है कि हम अपने नाक के नथुनों के द्वारा, नाक के छिद्रों के माध्यम से ही सांस को ग्रहण करें। इसके अंदर पाए जाने वाले जो बाल होते हैं, रोम होते हैं, वो बाहर से आने वाले जो वायु है उसको छान देती है। इससे वो वायु यदि गर्म है तो वो ठंडी हो जाती है। यदि उसमें कोई धूल के कण या बैक्टीरिया है तो वो नाक के इन बालों में फंस करके वहीं पर नष्ट हो जाते हैं और हमारी श्वास नली में प्रवेश नहीं करते। इसके पश्चात ये वायु ग्रसनी में प्रवेश करती है। ग्रसनी से होती हुई श्वास नली में जाती है। उसके बाद हमारे दाएं और बाएं फेफड़ों में बट जाती हैं और इन दोनों पसलियों के माध्यम से इन फेफड़ों को हम फुला देते हैं। यानी कि जब हम सांस ले रहे हैं
तो उस स्थिति में हमारे फेफड़े फूलते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं उस स्थिति में हमारे फेफड़े पुनः जो सामान्य स्थिति है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आप इस चित्र में ध्यान से देख पा रहे हैं डायफ्राम की स्थिति। यह फेफड़े के नीचे एक पर्दे के समान आकृति की संरचना होती है। ये हमारी वक्ष गुहा यानी कि जहाँ पर हमारे फेफड़े पसलियाँ उपस्थित होती है उस पूरे भाग को आधार प्रदान करती है। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, यानी कि आप एक बार जब सांस लेने की कोशिश करें तो आप पाएंगे आपकी पसलियाँ बाहर की ओर फूली हुई हैं। जब ये पसलियाँ बाहर की ओर फूलती हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। देखिए, डायफ्राम नीचे की ओर गति कर रहा है जब हम पसलियों को बाहर की ओर गति करवाते हैं, यानी कि जब हम सांस को अंदर ग्रहण करते हैं। उसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि वायु जब बाहर त्यागी जा रही है उससे पहले पसलियाँ वापस अपने अंदर की ओर गति करती हैं। अंदर की ओर गति करने से फेफड़े बंद होते हैं, यानी कि उन पर दबाव पड़ता है। तो उसके अंदर दबाव पड़ने से डायफ्राम अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाता है और वायु बाहर की ओर निकल जाती है। ये दोनों प्रक्रियाएं डायफ्राम और पसलियों इन दोनों के माध्यम से होती है। यदि हमारा डायफ्राम नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारे श्वसन जो क्रिया है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ जाता है। सारणी 10.2 वक्ष के आमाप पर श्वसन का प्रभाव, यानी कि हम अपना या अपने मित्रों का हम अपने वक्ष का आमाप यानी कि हम साइज इसका माप सकते हैं। एक बार आप देखिए, यदि आप श्वास को जोर से भरते हैं तो जब पसलियाँ बाहर की ओर आती हैं तो आपका जो सीना है, आपका जो चेस्ट है वो लगभग कितनी मोटाई तक वो फूल गया है, और जब आप सांस छोड़ देते हैं तब उसमें कितनी कमी आती है। ये माप आपको किसी इंच टेप की सहायता से लेना है और इस सारणी को पूरा करना है। फेफड़ों में ये जो प्रक्रिया होती है इसको समझने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा चित्र दिया हुआ है। इस क्रियाकलाप का आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। हमें एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है जिसको नीचे से काट करके उसके सिरों पर रबड़ की शीट लगानी है और इसे टाइटली कस करके बांध देना है। ऊपर वाले सिरे पर एक कॉक लगा हुआ है, उसका जो ढक्कन है उसमें छेद करके एक स्ट्रो को डाला हुआ है। स्ट्रो के दो भाग हैं जिसके ऊपर दो छोटे छोटे गुब्बारे लगाए हुए हैं। इस पूरे जो यंत्र है इसको हम घर में आसानी से बना सकते हैं। इसको जब हम बना लें उसके बाद रबड़ की शीट को नीचे की ओर खींचेंगे। जब हम देखते हैं कि नीचे की ओर इस रबड़ की शीट को खींचने पर ये जो गुब्बारे हैं वो फूल जाते हैं। अर्थात जब डायफ्राम नीचे की ओर खींचा तो ऊपर से हवा फेफड़ों में भर गई और जब हमने डायफ्राम को वापस ऊपर की ओर धकेला तो गुब्बारों में भरी हुई हवा वापस निकल गई। तो ये श्वसन की क्रियाविधि देखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इस प्रयोग को आप घर पे आसानी से करके देख सकते हैं। अगला टॉपिक है हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं। आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि हम श्वसन के रूप में ऑक्सीजन की गैस को ग्रहण करते हैं, जबकि उच्छ्वसन में शरीर के अंदर बना हुआ अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतया हम उसको त्याग देते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है उसको बेहतर करने के लिए हम योग, प्राणायाम इत्यादि की सहायता ले सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक। इसके आगे आने वाली जो टॉपिक्स हैं वो हम इसके अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।